व्हिस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स प्रस्तुत करता है इश्क, इल्जाम और जहर। लेखक और कथावाचक देवव्रत मजुमदार। अध्याय 1। कहानी की पहली पंखुरी। बेंच पर लाल गुलाब रखे थे। वे खून के छींटों जैसे लग रहे थे। जज बूढ़ा आदमी था, इतना बूढ़ा कि लगता था समय, परिवर्तन और मृत्यु को भी पार कर चुका हो। उसका तोता जैसा चेहरा और तोता जैसी आवाज सूखी हुई थी, जैसे उसकी झुर्रियों से भरे, नसों से उभरे हाथ। उसकी लाल पोशाक गुलाबों की गहरी लालिमा से बुरी तरह टकरा रही थी। वह 3 दिनों से इस घुटन भरी अदालत में बैठा था, लेकिन थकान का कोई चिन्ह उस पर नहीं था। उसने अभियुक्ता की ओर नहीं देखा जब वह अपने नोटों को एक साफ गड्डी में समेटकर झुर्री को संबोधित करने लगा, लेकिन अभियुक्ता उसे देख रही थी। उसकी आंखें भारी चौकोर भौहों के नीचे धुंधले धब्बों जैसी न तो भय व्यक्त कर रही थीं, न आशा। वे केवल प्रतीक्षा कर रही थीं। झुर्री के सदस्यों, वे धैर्यशील बूढ़ी आंखें जैसे उनकी सामूहिक बुद्धि का लेखा जोखा ले रही हों। 3 सम्मानित व्यापारी, एक लंबा बहस करने वाला, एक मोटा असहज व्यक्ति जिसकी मूंछें झुकी हुई थीं, और एक बेचारा आदमी जिसे झोर का जुकाम था। एक बड़ी कंपनी का निदेशक जो बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता था। एक मदिरालय का मालिक जो अकारण ही प्रसन्न लग रहा था। 2 अपेक्षाकृत युवा कारीगर वर्ग के पुरुष। एक अस्पष्ट बुजुर्ग व्यक्ति, शिक्षित दिखने वाला जो कुछ भी हो सकता था। एक कलाकार जिसकी लाल दाढ़ी उसकी कमजोर ठोड़ी को छुपा रही थी। 3 महिलाएं, एक बुजुर्ग अविवाहिता, एक मोटी ताजी सक्षम औरत जो मिठाई की दुकान चलाती थी, और एक व्यथित पत्नी व मां जिसके विचार बार बार अपने सूने चूल्हे की ओर भटक जाते थे। झुर्री के सदस्यों, आपने इस अत्यंत दुखद मामले में गवाही बड़ी धैर्य और ध्यान से सुनी है, और अब मेरा कर्तव्य है कि जो तथ्य और तर्क माननीय अटॉर्नी जनरल और माननीय प्रतिरक्षा पक्ष के वकील द्वारा आपके सामने रखे गए हैं, उन्हें आपके लिए यथासंभव स्पष्ट क्रम में रखूं, ताकि आप अपने निर्णय तक पहुंचने में सहायता पा सकें। लेकिन सबसे पहले शायद मुझे स्वयं निर्णय के संबंध में कुछ शब्द कह देने चाहिए। आप जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजी कानून का एक महान सिद्धांत यह है कि प्रत्येक अभियुक्त तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। उसके लिए या उसके विरुद्ध निर्दोष होने का प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। आधुनिक कहावत के अनुसार अपराध सिद्ध करना क्राउन का काम है, और जब तक आप पूर्ण निश्चय के साथ यह न मान लें कि क्राउन ने संदेह से परे जाकर दोष सिद्ध कर दिया है, आपका कर्तव्य है निर्दोष का निर्णय देना। इसका अर्थ यह नहीं कि अभियुक्त ने स्वयं अपने निर्दोष होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। इसका सीधा सा अर्थ केवल यह है कि क्राउन आपके मन में उसके अपराध का निर्विवाद विश्वास उत्पन्न करने में असफल रहा है। प्रशांत देशमुख ने अपनी रिपोर्टर की नोटबुक से पल भर के लिए डूबी हुई बैंगनी आंखें उठाईं, 2 शब्द एक पर्ची पर लिखे और प्रसून जोशी की ओर सरका दिए। जज पक्षपाती। प्रसून जोशी ने सिर हिला दिया। वे दोनों इस खूनी शिकार के पुराने शिकारी थे। जज ने फिर बोलना शुरू किया। शायद आप यह सुनना चाहें कि संदेह से परे इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका अर्थ बस इतना ही है जितना कि आप किसी सामान्य व्यापारिक लेन देन में संदेह रखते हैं। यह हत्या का मामला है, और यह स्वाभाविक है कि आपको लगे कि इस स्थिति में इन शब्दों का कोई विशेष गहरा अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अजीबोगरीब कल्पनाएं करें किसी ऐसी बात के बारे में जो आपके लिए सीधी सादी प्रतीत होती है। इसका अर्थ उन दुस्वप्न जैसे संदेह भी नहीं है जो कभी कभी हमें सुबह 4 बजे सताते हैं जब नींद ठीक से नहीं आती। इसका सीधा अर्थ यही है कि प्रमाण वही होना चाहिए जिसे आप किसी सामान्य खरीद फरोख्त या साधारण सौदे पर स्वीकार कर सकें। आपको अभियुक्ता के पक्ष में विश्वास को अनावश्यक रूप से नहीं मोड़ना चाहिए, न ही उसके अपराध का प्रमाण बिना गहन जांच पड़ताल के स्वीकार करना चाहिए। मैंने यह थोड़े से शब्द इसलिए कहे हैं कि आप अपने कर्तव्य के बोझ से बहुत दबा हुआ न महसूस करें। अब मैं आरंभ से शुरू करता हूं और इस पूरी कहानी को जो हमने सुनी है आपके सामने यथासंभव स्पष्ट रखने का प्रयास करता हूं। क्राउन का पक्ष यह है
कि अभियुक्ता प्रमोदिनी गुहा ने देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को आर्सेनिक जहर देकर मार डाला। मैं आपको सर अर्नब घोष और अन्य डॉक्टरों के उन प्रमाणों से रोककर नहीं रखूंगा जिन्होंने मृत्यु के कारण पर गवाही दी है। क्राउन कहता है कि वह आर्सेनिक विषाक्तता से मरा और प्रतिरक्षा पक्ष इसे नकारता नहीं है। प्रमाण यही है कि मृत्यु का कारण आर्सेनिक है और आपको इसे तथ्य मानना होगा। आपके सामने केवल यही प्रश्न बचता है कि क्या वास्तव में वह आर्सेनिक अभियुक्ता ने जानबूझकर हत्या करने के इरादे से दिया था। मृतक देवेंद्र नाथ दासगुप्ता, जैसा कि आपने सुना है, लेखक था। वह 36 वर्ष का था और उसने 5 उपन्यास तथा अनेक निबंध और लेख प्रकाशित किए थे। उसकी सारी साहित्यिक रचनाएं उस प्रकार की थीं जिन्हें कभी कभी प्रगतिशील कहा जाता है। वे ऐसे सिद्धांतों का प्रचार करता था जो हम में से कुछ को अनैतिक या विद्रोही लग सकते हैं, जैसे नास्तिकता, अराजकतावाद और तथाकथित मुक्त प्रेम। उसका निजी जीवन भी कम से कम कुछ समय तक इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप चलता प्रतीत होता है। खैर, 1927 के किसी समय वह प्रमोदिनी गुहा से परिचित हुआ। वे उन कलात्मक और साहित्यिक मंडलियों में मिले जहां प्रगतिशील विषयों पर चर्चा होती थी और कुछ समय बाद वे बहुत घनिष्ठ हो गए। अभियुक्ता भी पेशे से उपन्यासकार है और यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वह उन कथित रहस्य या जासूसी कहानियों की लेखिका है जिनमें हत्या और अन्य अपराध करने के विविध चतुर तरीकों का उल्लेख होता है। आपने अभियुक्ता को गवाह पट्ट पर बोलते हुए सुना है और उन विभिन्न लोगों को भी सुना है जो उसके चरित्र के बारे में गवाही देने आए। आपको बताया गया कि वह असाधारण क्षमता की युवती है जिसका पालन पोषण सख्त धार्मिक सिद्धांतों पर हुआ और जो किसी अपनी गलती के बिना 23 वर्ष की उम्र में ही संसार में अकेली छूट गई। तब से और अब वह 29 वर्ष की है। उसने परिश्रम पूर्वक स्वयं अपना भरण पोषण किया है और यह उसके लिए बहुत गौरव की बात है कि उसने अपने प्रयासों से वैध तरीके से स्वतंत्रता अर्जित की है, बिना किसी का ऋणी बने और बिना किसी से सहायता स्वीकार किए। उसने स्वयं बड़ी ईमानदारी से बताया है कि वह देवेंद्र नाथ दासगुप्ता से गहरा स्नेह करने लगी थी और कैसे लंबे समय तक उसने उसके उन आग्रहों का विरोध किया कि वह उसके साथ अनियमित रूप से रहे। वस्तुतः ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह उससे सम्मानपूर्वक विवाह न करता, लेकिन प्रतीत होता है कि उसने स्वयं को किसी औपचारिक विवाह के विरुद्ध अंतकरण से विरोधी बतलाया। आपके पास शलिनी मिडिया और इरप्तिपाल की गवाही है कि अभियुक्ता इस दृष्टिकोण से बहुत दुखी थी और आपने यह भी सुना कि वह अत्यंत आकर्षक और सुंदर पुरुष था जिसका विरोध करना किसी स्त्री के लिए कठिन हो सकता था। खैर, मार्च 1928 में अभियुक्ता, जैसा कि वह हमें बताती है, उसकी लगातार जिद और दबाव से थक हार कर मान गई और विवाह के बंधन से बाहर उसके साथ निकटता के संबंधों में रहने के लिए तैयार हो गई। अब आप महसूस कर सकते हैं और बिल्कुल उचित रूप से कि यह बहुत गलत काम था। आप इस युवती की असुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी यह मान सकते हैं कि उसका चरित्र नैतिक दृष्टि से अस्थिर था। आप उन झूठे आकर्षणों से प्रभावित नहीं होंगे जिन्हें कुछ लेखक मुक्त प्रेम के नाम पर गढ़ लेते हैं और आप इसे एक साधारण अशिष्ट दुराचार से अधिक कुछ नहीं मानेंगे। सर माधव मजूमदार ने अपने मुवक्किल के पक्ष में अपने गहन वक्तृत्व कौशल का उपयोग करते हुए प्रमोदिनी गुहा के इस कदम को बहुत सुंदर रंगों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने निस्वार्थ बलिदान और आत्मत्याग की बातें की हैं और आपको यह भी याद दिलाया है कि ऐसी परिस्थितियों में हमेशा औरत को ही मर्द से कहीं अधिक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे मामलों में सही और गलत में क्या अंतर है और आप सोच सकते हैं कि यदि प्रमोदिनी गुहा उस बीमार माहौल से कुछ हद तक भ्रष्ट न हो गई होती जिसमें वह रहती थी, तो उसने सच्ची वीरता का परिचय देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को अपने जीवन से निकाल बाहर करके दिया होता। लेकिन दूसरी ओर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस चूक को गलत महत्व न दें। किसी पुरुष या स्त्री का अनैतिक जीवन जीना एक बात है
और हत्या करना दूसरी बात। आप यह सोच सकते हैं कि गलत राह पर एक कदम बढ़ाना अगला कदम आसान बना देता है, लेकिन आपको इस विचार को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इससे अत्यधिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। जज कुछ क्षण रुका और फिरोज अली ने अपनी कोहनी लॉर्ड भैरवनाथ मुखर्जी की पसलियों में मारी, जो उदासी से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे तो उम्मीद ही है कि ऐसा न हो। धिक्कार है। अगर हर छोटी गलती हत्या की ओर ले जाती तो हम में से आधे लोग बाकी आधों को मारने के लिए फांसी पर चढ़ चुके होते। और आप किस आधे में होते? उसके प्रभु ने ठंडी निगाह से उसे देखते हुए पूछा और फिर अपनी नजर वापस अभियुक्ता की ओर फेर ली। शिकार, माननीय फिरोज अली ने कहा। शिकार, मैं तो पुस्तकालय में पड़ी लाश के लिए बना हूं। देवेंद्र नाथ दास गुप्ता और अभियुक्ता लगभग 1 वर्ष तक इसी ढंग से साथ रहते रहे। जज ने आगे कहा, विभिन्न मित्रों ने गवाही दी है कि वे बड़े आपसी स्नेह के साथ रहते प्रतीत होते थे। मिस इरबती पाल ने कहा कि यद्यपि प्रमोदिनी गुहा अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को गहराई से महसूस करती थी, अपने पारिवारिक मित्रों से दूर रहना और उन सभाओं में जाने से बचना जहां उसकी सामाजिक बेदखली अपमानजनक हो सकती थी, फिर भी वह अपने प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान थी और गर्व व प्रसन्नता से कहती थी कि उसे उसका साथ पाकर सुख है। फिर भी फरवरी 1929 में झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। इस झगड़े के होने से कोई इनकार नहीं करता। मिस्टर और मिसेस दीवान, जो देवेंद्र नाथ दास गुप्ता के फ्लैट के ठीक ऊपर रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने ऊंची आवाज में झगड़ा सुना। आदमी गालियां दे रहा था और औरत रो रही थी। और अगले ही दिन प्रमोदिनी गुहा ने अपना सारा सामान बांध लिया और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। इस मामले की जिज्ञासु बात जिस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा वह यह है कि इस झगड़े का कारण क्या था। इस बारे में हमारे पास केवल अभियुक्ता की ही गवाही है। मिस शलिनी के अनुसार, जिनके पास प्रमोदिनी गुहा अलग होने के बाद गई, अभियुक्ता ने लगातार इस विषय पर कोई जानकारी देने से इनकार किया और केवल इतना कहा कि उसे दास गुप्ता ने दर्दनाक ढंग से धोखा दिया और वह उसका नाम कभी सुनना नहीं चाहती। अब इससे यह समझा जा सकता है कि दास गुप्ता ने अभियुक्ता को बेवफाई, कठोरता या केवल समाज की नजरों में स्थिति को वैध बनाने से लगातार इनकार करके शिकायत का कारण दिया होगा। लेकिन अभियुक्ता इस बात से पूर्ण इनकार करती है। उसके कथन के अनुसार और इस बिंदु पर उसकी गवाही का समर्थन देवेंद्र नाथ दास गुप्ता द्वारा अपने पिता को लिखे गए पत्र से होता है। दास गुप्ता ने अंततः उससे वैध विवाह का प्रस्ताव रखा और यही झगड़े का कारण बना। आप सोच सकते हैं कि यह एक अजीब बयान है, लेकिन यह अभियुक्ता की शपथ पर दी गई गवाही है। आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं कि विवाह का यह प्रस्ताव दास गुप्ता के विरुद्ध किसी शिकायत की संभावना को समाप्त कर देता है। कोई भी कहेगा कि ऐसी परिस्थिति में इस युवती के पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उल्टा उसे खुशी होनी चाहिए थी। फिर भी झगड़े का तथ्य मौजूद है और अभियुक्ता स्वयं कहती है कि यह सम्मानजनक, यद्यपि विलंबित प्रस्ताव उसके लिए अप्रिय था। वह यह नहीं कहती, जैसा कि वह उचित रूप से कह सकती थी और जैसा कि उसके वकील ने उसके पक्ष में जोर देकर और प्रभावशाली ढंग से कहा भी है कि इस विवाह प्रस्ताव ने उसके और देवेंद्र नाथ दास गुप्ता के बीच वैमनस्य का कोई बहाना पूरी तरह समाप्त कर दिया। सर माधव मजूमदार ऐसा कहते हैं, लेकिन अभियुक्ता ऐसा नहीं कहती। उसका कहना है, और आपको उसकी स्थिति में स्वयं को रखकर उसकी दृष्टि समझने की कोशिश करनी चाहिए, कि वह दास गुप्ता से इसलिए क्रोधित हुई क्योंकि उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अपने आचरण के सिद्धांत अपनाने के लिए राज्य किया और फिर स्वयं उन सिद्धांतों को त्याग दिया और, जैसा कि वह कहती है, उसका उपहास बना दिया। ठीक है, यह आपके विचार के लिए है। क्या वास्तव में यह विवाह प्रस्ताव हत्या का कारण माना जा सकता है? मुझे आपको यह जोर देकर कहना है कि गवाही में कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। इस बिंदु पर झूरी की बुजुर्ग अविवाहिता सदस्या को एक नोट बनाते देखा गया, काफी तेज नोट, अगर उसकी पेंसिल की कागज पर चलने की गति से आंका जाए।
लॉर्ड भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया 2-3 बार और अपने होठों के नीचे कुछ बड़बड़ाया। इसके बाद जज ने कहा, 3 महीने तक इन दोनों के बीच कोई विशेष घटना घटती प्रतीत नहीं होती, सिवाय इसके कि प्रमोदिनी गुहा ने मिस शलिनी का घर छोड़कर डॉटी स्ट्रीट में एक छोटा फ्लैट ले लिया, जबकि देवेंद्र नाथ दासगुप्ता इसके विपरीत अपना अकेलापन असहनीय पाकर अपने चचेरे भाई मिस्टर नमन दासगुप्ता के वॉबर्न स्क्वायर वाले घर में रहने चला गया। हालांकि वे लंदन के एक ही इलाके में रह रहे थे, लेकिन अलगाव के बाद दासगुप्ता और अभियुक्ता का बहुत बार मिलना नहीं हुआ। 1-2 बार किसी मित्र के घर में आकस्मिक मुलाकात हुई। इन मौकों की तारीखें निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती, वे अनौपचारिक सभाएं थीं, लेकिन कुछ साक्ष्य हैं कि मार्च के अंत में, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में और मई में किसी समय मुलाकात हुई थी। ये तिथियां ध्यान देने योग्य हैं। हालांकि दिन निश्चित न होने के कारण आपको इन्हें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन अब हम उस तारीख पर आते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 10 अप्रैल को एक युवती, जिसकी पहचान प्रमोदिनी गुहा के रूप में की गई है, साउथहैम्पटन रो में मिस्टर ब्राउन की दवा दुकान में गई और 2 औंस वाणिज्यिक आर्सेनिक खरीदा, यह कहते हुए कि उसे चूहों को मारने के लिए चाहिए। उसने जहर रजिस्टर पर मैरी स्लेटर नाम से हस्ताक्षर किए और हस्तलेखन को अभियुक्ता का ही सिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्ता स्वयं भी इस खरीद को स्वीकार करती है, अपने कुछ निजी कारणों के लिए। इस कारण यह बात तुलनात्मक रूप से महत्वहीन है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि जिस फ्लैट में प्रमोदिनी गुहा रहती है, उसकी गृह प्रबंधिका ने यहां आकर कहा कि वहां कभी भी चूहे नहीं रहे, न उसके पूरे निवास काल में। 5 मई को हमें आर्सेनिक की एक और खरीद मिलती है। अभियुक्ता, जैसा कि वह स्वयं कहती है, इस बार आर्सेनिक युक्त खरपतवार नाशक का एक डिब्बा लाई, वही ब्रांड जो किडवेली विषाक्तता मामले में उल्लेखित हुआ था। इस बार उसने एडिथ वॉटरस नाम दिया। जिस फ्लैट में वह रहती है उसके साथ कोई बगीचा नहीं है और वहां खरपतवार नाशक की कोई भी संभावित आवश्यकता नहीं हो सकती थी। मार्च के मध्य से लेकर मई की शुरुआत तक की अवधि में भी कई अवसरों पर अभियुक्त ने अन्य जहरीली दवाएं खरीदी, जिनमें प्रूसिक एसिड कथित रूप से फोटोग्राफिक काम के लिए और स्ट्रिक्निन शामिल थे। एक बार अकोनिटिन प्राप्त करने का भी प्रयास हुआ, जो सफल नहीं हो सका। हर बार अलग अलग दुकान पर गया और अलग अलग नाम इस्तेमाल किए गए। आर्सेनिक ही वह जहर है जिसका सीधा संबंध इस मामले से है, लेकिन ये अन्य खरीद भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इस समय अभियुक्त की गतिविधियों पर रोशनी डालती हैं। अभियुक्त ने इन खरीदों के बारे में एक स्पष्टीकरण दिया है, जिसे आपको उसकी वास्तविकता के अनुसार परखना है। उसका कहना है कि वह उस समय झरखोरी पर आधारित एक उपन्यास लिख रही थी और उसने ये दवाएं इसलिए खरीदी ताकि प्रयोग द्वारा यह साबित कर सके कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए घातक जहर प्राप्त करना कितना आसान है। इस बात के सबूत के तौर पर उसके प्रकाशक श्री ट्रूफुट ने उस किताब की पांडुलिपि पेश की है। आपने उसे अपने हाथों में लिया है और यदि आप चाहें तो जब मैं अपनी समापन दलील पूरी कर लूं, तब आपको उसे फिर से आपके कमरे में देखने के लिए दिया जाएगा। आपको कुछ अंश सुनाए गए थे, जिनसे स्पष्ट होता है कि पुस्तक का विषय आर्सेनिक द्वारा हत्या है और उसमें एक युवती का विवरण है जो एक दवा दुकान पर जाकर इस घातक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा खरीदती है। और मुझे यहां यह भी उल्लेख करना चाहिए, जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, कि श्री ब्राउन से खरीदा गया आर्सेनिक साधारण व्यावसायिक आर्सेनिक था, जिसे कानून के अनुसार चारकोल या नील से रंगा गया था, ताकि उसे चीनी या किसी अन्य निर्दोष पदार्थ के रूप में न समझा जा सके। प्रशांत देशमुख कराह उठा, हे भगवान, हम कब तक इस व्यावसायिक आर्सेनिक की बकवास सुनते रहेंगे? आजकल हत्यारे तो इसे अपनी मां की गोद में ही सीख जाते हैं। मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि आप इन तारीखों को याद रखें। मैं उन्हें फिर से आपको बता देता हूं, 10 अप्रैल और 5 मई। झूरी ने उन्हें लिख लिया। लॉर्ड भैरवनाथ मुखर्जी बड़बड़ाया। उन्होंने अपनी स्लेटों पर लिख लिया
उसे इसमें जरा भी मतलब नहीं लगता। माननीय फिरोज अली ने कहा, क्या क्या? और जज ने अपने नोट्स का एक और पन्ना पलटा। इसी समय के आसपास देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को फिर से पेट की उस पुरानी तकलीफ के दौरे आने लगे जिनसे वह अपने जीवन में समय समय पर पीड़ित रहता था। आपने डॉक्टर ग्रीन की गवाही पढ़ी है, जिन्होंने उसके विश्वविद्यालय काल में ऐसी ही तकलीफ में उसका इलाज किया था। वह कुछ समय पहले की बात है, लेकिन डॉ वेयर ने भी 1925 में ऐसे ही एक दौरे के लिए दवा दी थी। ये गंभीर बीमारियां नहीं थीं, परंतु दर्दनाक और थकाने वाली थीं, उल्टी, बदन दर्द वगैरह के साथ। बहुत से लोगों को समय समय पर ऐसी तकलीफ होती है, फिर भी यहां तारीखों का मेल ध्यान देने योग्य है। हमें ये दौरे मिलते हैं डॉ वेयर की केसबुक में दर्ज, एक 31 मार्च को, दूसरा 15 अप्रैल को और तीसरा 12 मई को। 3 संयोग, जैसा कि आप सोच सकते हैं। प्रमोदिनी गुहा और देवेंद्र नाथ दासगुप्ता मार्च के अंत में मिलते हैं और 31 मार्च को उसे गैस्ट्राइटिस का दौरा पड़ता है। 10 अप्रैल को प्रमोदिनी गुहा 2 औंस आर्सेनिक खरीदती है। वे फिर से अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मिलते हैं और 15 अप्रैल को उसे दूसरा दौरा पड़ता है। 5 मई को खरपतवार नाशक खरीदा जाता है। मई में किसी समय फिर मुलाकात होती है और 12 मई को उसे तीसरी बार बीमारी होती है। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि क्राउन इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि मार्च की मुलाकात से पहले कोई आर्सेनिक खरीदा गया था। इस बिंदु पर विचार करते समय आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तीसरे दौरे यानी मई वाले के बाद डॉक्टर ने दासगुप्ता को बदलाव के लिए बाहर जाने की सलाह दी और उसने वेल्स के उत्तर पश्चिमी कोने को चुना। वह हार लेक गया और वहां उसने बहुत सुखद समय बिताया और वह बहुत बेहतर हो गया। लेकिन उसके साथ एक मित्र भी गया था, श्री रायलैंड वॉन, जिन्हें आपने देखा है, और इस मित्र का कहना है कि देवेंद्र खुश नहीं था। वास्तव में श्री वॉन का यह मत था कि वह प्रमोदिनी गुहा को याद करके परेशान था। उसकी शारीरिक सेहत सुधर गई थी, लेकिन मानसिक रूप से वह उदास हो गया था। और इस तरह 16 जून को हम पाते हैं कि उसने मिस गुहा को एक पत्र लिखा। यह एक महत्वपूर्ण पत्र है, इसलिए मैं इसे आपको एक बार फिर पढ़कर सुनाऊंगा। प्रिय प्रमोदिनी, जिंदगी पूरी तरह उलझी हुई है। मैं अब यहां और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने निश्चय किया है कि सब छोड़ छाड़ कर पश्चिम की ओर एक यात्रा पर निकल जाऊं, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बार और मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या सब कुछ फिर से ठीक करना संभव है। तुम्हें बेशक जैसा चाहो वैसा करना है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा रुख नहीं समझ पा रहा हूं। अगर इस बार भी मैं तुम्हें सही दृष्टिकोण से चीजों को दिखाने में असफल रहा तो मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं 20 तारीख को शहर में रहूंगा। मुझे एक पंक्ति लिखकर बता दो कि मैं कब आ सकता हूं। तुम्हारा देवेंद्र। जैसा कि आपने समझ लिया होगा, यह एक अत्यंत अस्पष्ट पत्र है। सर माधव मजूमदार ने बहुत वजनी दलीलों से यह सुझाव दिया है कि सब छोड़ छाड़कर पश्चिम की ओर यात्रा पर निकल जाना। मैं अब यहां और नहीं रह सकता और हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इन अभिव्यक्तियों से लेखक यह संकेत कर रहा था कि यदि अभियुक्त के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हो सका तो वह आत्महत्या कर लेगा। वे यह भी बताते हैं कि पश्चिम जाना मरने के लिए एक प्रचलित रूपक है और यह निश्चित रूप से आपको विश्वसनीय लग सकता है। लेकिन श्री फिरोज अली, जब अटॉर्नी जनरल द्वारा इस विषय पर पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि यह पत्र मृतक की उस योजना की ओर संकेत करता है जो उन्होंने स्वयं सुझाई थी, दृश्य परिवर्तन के लिए अटलांटिक पार बारबाडोस की एक यात्रा करने की। और माननीय अटॉर्नी जनरल यह और भी बिंदु उठाते हैं कि जब लेखक कहता है मैं अब यहां और नहीं रह सकता, तो उसका मतलब है यहां ब्रिटेन में या शायद केवल यहां हारलेख में। और अगर यह वाक्य आत्महत्या का संकेत करता तो वह सिर्फ इतना लिखता, मैं अब और नहीं रह सकता। निस्संदेह आपने इस बिंदु पर अपना मत बना लिया होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मृतक ने 20 तारीख को मुलाकात का समय मांगा था। इस पत्र का जवाब हमारे सामने है। उसमें लिखा है,
प्रिय देव, तुम 20 तारीख को रात 9:30 आ सकते हो यदि चाहो, लेकिन तुम मुझे अपना विचार बदलने के लिए राजी बिल्कुल नहीं कर सकोगे। और इस पर केवल पी हस्ताक्षरित है। आप सोच सकते हैं कि यह बहुत ठंडा पत्र है, लगभग शत्रुतापूर्ण लहजे में। फिर भी मुलाकात का समय तय किया गया है, 9:30। अब मुझे आपका ध्यान बहुत देर तक नहीं खींचना है, लेकिन इस बिंदु पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान चाहता हूं। हालांकि आप अब तक बहुत धैर्य और लगन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अब हम उस वास्तविक दिन पर पहुंचते हैं जिस दिन मृत्यु हुई थी। बूढ़े आदमी ने अपने नोट्स के पुलिंदे पर हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हें जोड़ा और थोड़ा आगे झुक गया। सब कुछ अब उसके दिमाग में था, हालांकि उसने पिछले 3 दिनों तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना था। वह अभी उस उम्र तक नहीं पहुंचा था जब बचपन की हरी भरी वादियों और दिनों की बकवास करने लगे। वह अब भी वर्तमान को दृढ़ता से थामे हुए था। उसने उसे अपने झुर्रियों भरे धूसर चूने जैसे नाखूनों वाली उंगलियों के नीचे कायम रखा हुआ था। देवेंद्रनाथ दासगुप्ता और श्री वॉन 19 तारीख की शाम को साथ में शहर लौटे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि तब दासगुप्ता बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य में था। उसने रात श्री वॉन के साथ बिताई और दोनों ने हमेशा की तरह बेकन और अंडे, टोस्ट, मुरब्बा और कॉफी का नाश्ता किया। 11 बजे दासगुप्ता ने एक गिनीज पी, यह कहते हुए कि विज्ञापनों के अनुसार यह आपके लिए अच्छा है। दोपहर 1 बजे उसने अपने क्लब में भरपूर दोपहर का भोजन किया और शाम को श्री वॉन और अन्य मित्रों के साथ कई सेट टेनिस खेले। खेल के दौरान एक खिलाड़ी ने टिप्पणी की कि हारलेख ने दासगुप्ता को लाभ पहुंचाया है, और उसने उत्तर दिया कि वह कई महीनों से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा है। 7:30 बजे वह अपने चचेरे भाई श्री नमन दासगुप्ता के साथ भोजन करने गया। उसके हाव भाव या रूप रंग में कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया, न ही श्री नमन दासगुप्ता ने और न ही उस नौकरानी ने जो मेज पर सेवा कर रही थी। ठीक 8 बजे रात्रि भोज परोसा गया। मेरा मानना है कि आपके लिए यह समय, यदि आपने अब तक नोट नहीं किया है, और साथ ही खाए पिए गए पदार्थों की सूची लिख लेना उचित होगा। दोनों चचेरे भाई अकेले ही भोजन कर रहे थे। सबसे पहले कॉकटेल के रूप में दोनों ने एक एक गिलास शेरी लिया। यह 1847 की उत्तम ओलेरोसो वाइन थी, जिसे नौकरानी ने नई बोतल से निकालकर पुस्तकालय में ही गिलासों में डालकर परोसा। श्री नमन दासगुप्ता अभी भी भोजन के समय नौकरानी की उपस्थिति की पुरानी शालीन परंपरा बनाए रखते हैं। इस कारण हमें इस समयावधि में 2 गवाहों का लाभ प्राप्त है। आपने नौकरानी हन्ना वेस्टलॉक को गवाही के कटघरे में देखा है, और मुझे लगता है आप मानेंगे कि उसने एक समझदार और सतर्क गवाह का प्रभाव छोड़ा। तो यह थी शेरी। उसके बाद आया ठंडा बुयोन, मांस का गाढ़ा शोरबा, जिसे हन्ना वेस्टलॉक ने साइडबोर्ड पर रखे सूप पात्र से परोसा। यह बहुत मजबूत और स्वादिष्ट सूप था, जिसे जेली की तरह जमाया गया था। दोनों व्यक्तियों ने इसे पिया, और रात्रि भोज के बाद यह सूप रसोइये और मिस वेस्टलॉक ने रसोई में समाप्त किया। सूप के बाद परोसा गया सॉस के साथ टर्बट, एक मछली। हिस्से साइडबोर्ड पर ही काटे गए। सॉस डिश को क्रम से दोनों को थमाया गया, और फिर यह व्यंजन रसोई में भेज दिया गया। फिर आया पुलेन कसरोले, अर्थात चिकन, जिसे सब्जियों के साथ धीरे धीरे आगरोधी बर्तन में पकाया गया था। दोनों व्यक्तियों ने इसमें से खाया और बाकी नौकरानियों ने समाप्त किया। अंतिम व्यंजन था मीठा ऑमलेट, जो स्वयं देवेंद्रनाथ दासगुप्ता ने मेज पर ही चाफिंग डिश में बनाया। श्री नमन दासगुप्ता और उनके चचेरे भाई दोनों इस बात पर बहुत जोर देते थे कि ऑमलेट बनते ही तुरंत खा लिया जाए, और यह बहुत अच्छा नियम है, और मैं आपको भी यही सलाह देता हूं कि ऑमलेट को कभी भी पड़ा न रहने दें, वरना यह सख्त हो जाएगा। 4 अंडे खोल समेत मेज पर लाए गए। श्री नमन दासगुप्ता ने एक एक करके अंडे कटोरे में तोड़े और छलनी से चीनी डाली। फिर उन्होंने कटोरा देवेंद्रनाथ दासगुप्ता को देते हुए कहा, ऑमलेट बनाने में तुम ही उस्ताद हो देवेंद्रनाथ, ये काम मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। देवेंद्रनाथ दासगुप्ता ने अंडे और चीनी को मिलाकर फेंट लिया। चाफिंग डिश में ऑमलेट पकाया। हन्ना वेस्टलॉक द्वारा लाया गया गरम जैम
उसमें भरा और फिर स्वयं उसे 2 हिस्सों में बांटकर एक श्री नमन दासगुप्ता को दिया और दूसरा स्वयं खा लिया। मैंने आपको इन बातों की याद दिलाने में कुछ सावधानी बरती है ताकि यह स्पष्ट हो कि रात्रि भोज में परोसे गए हर व्यंजन को कम से कम 2 व्यक्तियों ने अवश्य खाया था और अधिकांश मामलों में 4 व्यक्तियों ने। ऑमलेट, एकमात्र व्यंजन जो रसोई में वापस नहीं गया, देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने स्वयं बनाया और अपने चचेरे भाई के साथ साझा किया। न तो श्री नमन दासगुप्ता, न मिस वेस्टलॉक और न ही रसोइया श्रीमती पेटिकन को इस भोजन से कोई परेशानी हुई। मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि केवल एक वस्तु ऐसी थी जिसे केवल देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने ही ग्रहण किया और वह थी बरगंडी वाइन की बोतल। यह एक उम्दा पुरानी कॉटन वाइन थी जिसे मूल बोतल में ही मेज पर लाया गया। श्री नमन दासगुप्ता ने कॉर्क निकाला और फिर बोतल देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को सौंप दी, कहते हुए कि वह स्वयं इसे नहीं लेंगे। उन्हें भोजन के समय मद्यपान न करने की सलाह दी गई थी। देवेंद्र नाथ दासगुप्ता ने 2 गिलास वाइन पी और बोतल का शेष भाग सौभाग्य से सुरक्षित रखा गया। जैसा कि आपने पहले ही सुना है, बाद में इस वाइन का परीक्षण किया गया और यह पूरी तरह निष्कपट, हानिरहित पाई गई। अब हम रात के 9 बजे पर पहुंचते हैं। भोजन के बाद कॉफी पेश की गई, लेकिन दासगुप्ता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें तुर्की कॉफी पसंद नहीं और संभवतः प्रमोदिनी गुहा उन्हें कॉफी पिलाएंगी। 9:15 पर दासगुप्ता ने श्री नमन दासगुप्ता का वॉबर्न स्क्वायर स्थित घर छोड़ा और टैक्सी से मिस गुहा के घर गए, जो नंबर 100 डाउटी स्ट्रीट पर था, लगभग आधा मील की दूरी। हमारे पास स्वयं प्रमोदिनी गुहा की गवाही है, भूतल पर रहने वाली श्रीमती ब्राइट की गवाही है और उस समय सड़क पर गश्त कर रहे पुलिस कांस्टेबल डी 1234 की गवाही है कि रात 9:25 पर दासगुप्ता अभियुक्ता के दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़े थे और घंटी बजा रहे थे। वह उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं और तुरंत अंदर ले गईं। अब चूंकि यह भेंट स्वाभाविक रूप से निजी थी, हमारे पास इसका विवरण केवल अभियुक्ता का ही है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने उन्हें कॉफी का एक प्याला दिया जो गैस रिंग पर पहले से तैयार रखा था। जब माननीय अटॉर्नी जनरल ने अभियुक्ता को यह कहते सुना तो उन्होंने तुरंत पूछा कि कॉफी किस में रखी थी। अभियुक्ता शायद प्रश्न का आशय न समझकर बोली, फेंडर में गर्म रखने के लिए। जब प्रश्न और स्पष्टता से दोहराया गया तो उन्होंने समझाया कि कॉफी एक सॉसपैन में बनाई गई थी और वही फेंडर में गैस रिंग पर रखी थी। तब अटॉर्नी जनरल ने अभियुक्ता का ध्यान उनके पुलिस को दिए गए पहले बयान की ओर खींचा, जिसमें यह वाक्य था, मैंने उनके आगमन पर उनके लिए कॉफी का प्याला तैयार रखा था। आप तुरंत देख सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। यदि कॉफी के प्याले पहले से तैयार कर अलग अलग रखे गए थे तो किसी एक कप में पहले ही विष डालकर देवेंद्र नाथ दासगुप्ता को दिया जा सकता था, लेकिन यदि कॉफी मृतक की उपस्थिति में सॉस पैन से डाली गई तो अवसर कुछ कम हो जाता। हालांकि यह भी संभव है कि दासगुप्ता का ध्यान जरा सा भी बढ़ते ही यह कार्य किया जा सकता था। अभियुक्ता ने समझाया कि अपने बयान में उन्होंने कॉफी का एक प्याला वाक्यांश केवल कॉफी की एक निश्चित मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया था। आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि क्या यह सामान्य और स्वाभाविक प्रयोग है। मृतक ने बिना दूध और चीनी के कॉफी पी थी और आपके पास श्री नमन दासगुप्ता और श्री वॉन की गवाही है कि यह उनकी सामान्य आदत थी कि वे रात्रि भोज के बाद काली बिना मीठी कॉफी पीते थे। अभियुक्ता के बयान के अनुसार यह भेंट संतोषजनक नहीं रही। दोनों ओर से कटु बातें हुईं और लगभग रात 10 बजे मृतक ने वहां से जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और यह भी जोड़ा कि अभियुक्ता के व्यवहार ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया था। रात 10:10 पर, और मैं चाहता हूं कि आप इन समयों को बहुत सावधानी से नोट करें, टैक्सी चालक बर्क, जो गिलफोर्ड स्ट्रीट के स्टैंड पर खड़ा था, के पास देवेंद्र नाथ दासगुप्ता पहुंचे और कहा कि उन्हें वॉबर्न स्क्वायर ले चलो। वह कहता है कि दासगुप्ता की आवाज जल्दी और तीखी थी, मानो कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक पीड़ा में हो।
जब टैक्सी श्री नमन दासगुप्ता के घर के सामने पहुंची तो दासगुप्ता बाहर नहीं उतरे। बर्क ने दरवाजा खोला तो देखा कि मृतक कोने में दुबके पड़े हैं। उनका हाथ पेट पर था और चेहरा पीला तथा पसीने से तर था। उसने पूछा कि क्या वह बीमार हैं, तो मृतक ने उत्तर दिया, हां, बहुत बुरा। बर्क ने उन्हें सहारा देकर बाहर निकाला और घंटी बजाई। हन्ना वेस्टलॉक ने दरवाजा खोला। देवेंद्र नाथ दासगुप्ता बमुश्किल चल पा रहे थे। उनका शरीर लगभग दोहरा हो गया था। वे कराहते हुए हॉल की कुर्सी पर धंस गए और ब्रांडी मांगी। उसने उन्हें डाइनिंग रूम से मजबूत ब्रांडी एंड सोडा लाकर दिया। इसे पीने के बाद दासगुप्ता कुछ संभले और जेब से पैसे निकालकर टैक्सी का किराया चुका दिया। चूंकि उनकी हालत अब भी बहुत खराब थी, हन्ना वेस्टलॉक ने श्री नमन दासगुप्ता को पुस्तकालय से बुलाया। उन्होंने दासगुप्ता से कहा, अरे पुराने दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? दासगुप्ता ने उत्तर दिया, भगवान जाने, मैं भयानक महसूस कर रहा हूं। यह चिकन से तो नहीं हो सकता। श्री नमन दासगुप्ता ने कहा कि आशा है ऐसा न हो, उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगा। दासगुप्ता ने कहा, नहीं, शायद यह उनका कोई पुराना दौरा होगा, लेकिन ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उन्हें ऊपर कमरे में ले जाया गया और नजदीकी चिकित्सक डॉक्टर ग्रेंजर को फोन द्वारा बुलाया गया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी को भयंकर वमन हुआ और उसके बाद भी लगातार उल्टियां होती रहीं। डॉक्टर ग्रेंजर ने इसे तीव्र जठरशोथ एक्यूट गैस्ट्रिटिस बताया। तेज बुखार और धड़कन थी और पेट दबाने पर बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन डॉक्टर को अपेंडिसाइटिस या पेरिटोनाइटिस जैसी किसी स्थिति के लक्षण नहीं मिले। अतः वे अपने दवाखाने लौट गए और उल्टी रोकने के लिए एक शांतिदायक दवा तैयार की, जिसमें पोटाश का बाइकार्बोनेट, संतरे का अर्क और क्लोरोफॉर्म था और कोई अन्य दवा नहीं। अगले दिन उल्टियां फिर भी जारी रहीं और डॉक्टर वेयर को परामर्श के लिए बुलाया गया, क्योंकि वे रोगी की प्रकृति से भली भांति परिचित थे। यहां जज रुके और घड़ी की ओर देखा। समय हो रहा है और चूंकि चिकित्सकीय साक्ष्य की समीक्षा अभी बाकी है, मैं अब अदालत को दोपहर के भोजन के लिए स्थगित करता हूं। हां, वही करेगा, माननीय फिरोज अली ने कहा, बिल्कुल सबसे घिनौने पल पर, जब सबका भूख पूरी तरह गायब हो गया है। चलो भैरवनाथ, चलकर पेट में एक चॉप ठूंसते हैं, क्या कहते हो? अरे! भैरवनाथ बिना ध्यान दिए उनके पास से निकल गए और अदालत के भीतर जा पहुंचे, जहां सर माधव मजूमदार अपने कनिष्ठों से विचार विमर्श कर रहे थे। लगता है कुछ गड़बड़ में है, मिस्टर फिरोज अली ने सोचा समझा सा कहा। शायद कोई वैकल्पिक सिद्धांत रखने गए होंगे। सोचता हूं क्यों आया मैं इस बेकार तमाशे में। बड़ा उबाऊ है जानते हो, और लड़की तो खूबसूरत भी नहीं है। नहीं लगता कि खाने के बाद वापस आऊंगा। वह बाहर निकलने के लिए झूंझ रहे थे और अचानक डचेस ऑफ डेनवर से आमना सामना हो गया। चलो लंच करते हैं डचेस, फिरोज अली ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। उसे डचेस अच्छी लगती थीं। मैं भैरवनाथ का इंतजार कर रही हूं। धन्यवाद फिरोज अली। कितना रोचक मुकदमा है और लोग भी दिलचस्प हैं, क्या नहीं सोचते? हालांकि ज्यूरी इससे क्या समझेगी पता नहीं। ज्यादातर के चेहरे तो हैम जैसे लगते हैं, सिवाय उस कलाकार के जिसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं होती। अगर वह भयानक टाई और दाढ़ी न होती, बिल्कुल मसीह जैसा दिखता, मगर असली मसीह नहीं, बल्कि उन इटालियन चित्रों में से कोई, गुलाबी वस्त्र और नीली ऊपर की चीज पहने हुए। क्या वह भैरवनाथ की मिस पारोमिता नहीं है ज्यूरी में? सोचती हूं वह वहां पहुंची कैसे। शायद भैरवनाथ ने उसे आसपास किसी मकान में रखा है, फिरोज अली ने कहा। एक टाइपराइटिंग दफ्तर देखने के लिए दुकान के ऊपर रहना और उसके वे अजीब से चैरिटी वाले काम चलाना। मजेदार बूढ़ी आत्मा है ना? जैसे किसी 90 के दशक की पत्रिका से निकल आई हो। मगर लगता है भैरवनाथ के काम के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। हाँ, बहुत अच्छा है। वे सब संदिग्ध विज्ञापनों का जवाब देती हैं और फिर उन लोगों का भंडाफोड़ कराती है, और कितनी साहसी भी है। उनमें से कई तो बेहद घिनौने चिपचिपे लोग होते हैं और हत्यारे भी हो सकते हैं, जिनकी हर जेब में कोई ना कोई ऑटोमेटिक चीज या हथियार होता होगा, और शायद गैस ओवन हड्डियों से भरा हुआ, जैसे लांद्रू का था। कितना चतुर था ना? और सचमुच ऐसी औरतें भी होती हैं, जन्मजात हत्यारिनें जैसा कोई कहता है। काफी सुअर सी शक्ल, मगर बेशक वे इस लायक नहीं,
और शायद तस्वीरें उनका न्याय नहीं करती बेचारे। फिरोज अली ने सोचा, डचेस आज हमेशा से भी ज्यादा बेतरतीब बोल रही हैं, और बोलते समय उनकी नजर बेटे पर गई, जिसमें असामान्य चिंता झलक रही थी। पुराने भैरवनाथ को वापस देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? कमाल है, इस तरह की चीजों के प्रति कितना उत्साही है। घर पहुंचते ही धड़धड़ाते हुए निकल पड़ता है, जैसे कोई पुराना युद्ध घोड़ा TNT की गंध सूंघकर पूरी तरह इसमें डूबा रहता है। खैर, यह चीफ इंस्पेक्टर जगत मोहन का केस है और वे दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, जानते हो, बिल्कुल डेविड एंड बाथशीबा जैसे, या क्या मेरा मतलब डेनियल है। यरूशलेम की एक शांत संध्या थी। दिन भर के राजकाज से निवृत्त होकर राजा डेविड अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उनकी दृष्टि नगर पर पड़ी और तभी उनकी नजर एक आंगन में नहाती हुई स्त्री पर ठहर गई। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उसका नाम था बाथशीबा, जो उरिय्याह नामक एक वीर सैनिक की पत्नी थी। उरिय्याह उस समय राजा की सेना में युद्ध लड़ रहा था। जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में और आकर्षण वासना में बदल गया। डेविड ने दूध भेजकर बाथशीबा को महल बुलवाया। वह आई और उस रात उनकी नियति बदल गई। कुछ समय बाद बाथशीबा ने संदेश भिजवाया। वह गर्भवती थी। डेविड चिंतित हो उठे। इस रहस्य को छिपाने के लिए उन्होंने उरिय्याह को युद्ध भूमि से बुलाया ताकि वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताए और संतान को अपना माने। परंतु उरिय्याह एक निष्ठावान और ईमानदार सैनिक था। उसने कहा कि जब उसके साथी युद्ध में हैं, तब वह घर की सुख सुविधा का आनंद नहीं ले सकता, और वह बिना बाथशीबा से मिले ही युद्ध भूमि लौट गया। तब डेविड ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेनानायक को आदेश भेजा कि उरिय्याह को सबसे भीषण युद्ध की अग्रिम पंक्ति में भेजा जाए। वही हुआ, उरिय्याह मारा गया। शोक के समय के बाद डेविड ने बाथशीबा को अपने घर ले लिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। बाहर से सब कुछ शांत प्रतीत हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में यह पाप छिपा नहीं था। भविष्यवक्ता नातान राजा डेविड के पास आए और एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति ने एक गरीब का इकलौता मेमना छीन लिया, जबकि उसके पास अपनी असीम भेड़ बकरियां थीं। यह सुनकर डेविड क्रोधित हो उठे और बोले, ऐसा करने वाला दंड का अधिकारी है। तब नातान ने कहा, वह व्यक्ति आप ही हैं। यह सुनकर डेविड का हृदय टूट गया। वह भूमि पर गिर पड़े, अपने पाप को स्वीकार किया और ईश्वर से दया की प्रार्थना की। दंड तो उनके घराने पर आया, किंतु क्षमा भी मिली। बाथशीबा से जन्मा उनका पुत्र सोलोमन आगे चलकर इज़राइल का महान राजा बना। इस प्रकार डेविड और बाथशीबा की कथा केवल प्रेम और विश्वासघात की नहीं, बल्कि पश्चाताप और ईश्वर की असीम दया की गाथा है। भैरवनाथ उसी जटिल क्षण पर आ पहुंचे और अपनी मां का हाथ स्नेहपूर्वक अपने हाथ में थाम लिया। माफ करना मां, आपको इंतजार करवाया, लेकिन मजूमदार से एक शब्द कहना जरूरी था। वह बहुत बुरी स्थिति में है और वह बूढ़ा जेफ्रीद सा जज ऐसा लग रहा है मानो ब्लैक कैप नाप रहा हो। मैं घर जाकर अपनी किताबें जला दूंगा। ज्यादा जहर का ज्ञान होना खतरनाक है, क्या नहीं सोचती? चाहे तुम बर्फ जैसी पवित्र रहो या बर्फ जैसी निर्मल, तब भी तुम पुरानी बैली से नहीं बच सकोगी। लगता है उस युवती ने वह नुस्खा नहीं आजमाया, है ना? फिरोज अली ने टिप्पणी की, तुम्हें ज्यूरी में होना चाहिए। भैरवनाथ ने असामान्य कटुता से उत्तर दिया, शर्त लगाता हूं यही सब वे लोग इस समय कह रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वह फोरमैन शराब न पीने वाला है। मैंने ज्यूरी रूम में जिंजर बियर जाते देखा है और बस उम्मीद करता हूं कि वह फटे और उसकी खोपड़ी के ऊपर से अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल जाए। ठीक है, मिस्टर, फिरोज अली ने शांत करते हुए कहा, तुम्हें बस एक ड्रिंक की जरूरत है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।